सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर आज जमकर हमलावर हुए। चुन चुनकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर उन्होंने विपक्ष को जवाब नहीं दिया। इससे पहले शायद ही योगी का यह अवतार देखने को मिला हो। कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। विरोधियों के द्वारा गुमराह करने के तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा था। हमें विपक्ष की कुत्सित मंशा को भी देखना होगा कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। योगी का यह अंदाज बता रहा है कि यूपी में 2022 का शंखनाद हो चुका है। माफियाओं से लेकर आतंकियों तक हर मोर्चे पर सीएम योगी ने चुन चुनकर विपक्ष पर प्रहार किया। लखनऊ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी ने विपक्ष की मौका परस्त राजनीति पर जमकर निशाना साधा और साफ कर दिया कि अपराधियों और अपराधियों को शय देने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। सीएम योगी ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी किसी के सामने कोई समझौता कभी नहीं किया और हमेशा अपने मूल्य और सिद्धांतों को लेकर के कार्य करते रहे। लेकिन आज राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर किस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर भी योगी गरजे और कहा कि बच्चों को बहकाकर देश विरोधी कामों में इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या इसे मंजूर किया जा सकता है? मतांतरण की आड़ में हमारी सुरक्षा एजेंसियों और महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बनाने की कुत्सित चेष्टा, उसके लिए टूल किसको बनाया जा रहा था? मूक बधिर बच्चों को। लव जिहाद के मुद्दे को नकारने वाले विपक्ष को आज सीएम योगी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरा शक सही साबित हुआ। कानून बनने के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने झूठ को बेनकाब किया। लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना काल में वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी ने कहा कि महामारी में भी विपक्ष ने न सिर्फ नकारात्मक राजनीति की बल्कि भय का माहौल भी बनाया। इस महामारी के दौरान इनमें से एक भी चेहरा सामने नहीं आया था जो जनता के बीच में सेवा का कार्य कर सके, जनता को ईमानदारी के साथ एक ढाढ़स बंधा सके। जिस अंदाज में सीएम योगी ने विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरा, उससे साफ है कि 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि योगी के प्रहार का विपक्ष तोड़ कैसे निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गांधी और संविधान की बात करने वाले राकेश टिकैत अब खुले तौर पर देश में युद्ध और जंग की धमकी दे रहे हैं। धमकी नंबर 1। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। धमकी नंबर 2। और कहे के जाएंगे, पार्लियामेंट को जाएंगे, कहे के जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। धमकी नंबर 3। युद्ध होगा, युद्ध होगा। ऐसी कई धमकियां हैं जो राकेश टिकैत अब तक दे चुके हैं और आंदोलन के नाम पर धमकी की राजनीति करने वाले राकेश टिकैत एक बार फिर से देश विरोधी जुबान बोल रहे हैं। कई महीनों से दिल्ली के दरवाजे पर बैठे आंदोलनजीवी जो अब तक गांधी और संविधान की दुहाई देते थे, वो अब जंग की बात कह रहे हैं।
बीकेयू नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने खुलेआम देश में युद्ध करने की बात कह दी है। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा है युद्ध होगा, युद्ध होगा। लाल किले पर आंदोलन जीवियों का हमला देश कभी नहीं भूल सकता। राकेश टिकैत पहली बार हिंसा की बात नहीं कर रहे, इससे पहले भी कई बार टिकैत ने हिंसा की धमकी दी है। दिल्ली की सीमा पर बैठे आंदोलन जीवी क्या फिर से मासूम लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बनेंगे? ये सवाल अब हर किसी को परेशान कर रहा है, और वो भी तब जब सरकार किसानों को लगातार बात करने का न्योता दे रही है और किसानों के विकास के लिए लगातार काम भी कर रही है। देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा। तो सवाल यह है कि मासूम किसानों को स्वार्थ हित के लिए फर्जी आंदोलन की आग में क्यों झोंका जा रहा है? आंदोलन जीवी नेता किसानों को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? टिकैत सरकार को जंग की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आंदोलन की आग में अब तक किसका नुकसान हुआ है और किसका फायदा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ राकेश टिकैत की धमकी तो दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक खबर ने चौंका दिया। सूत्रों की माने तो इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक बार फिर से दिल्ली में बड़े हंगामे की बात कही है और किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को अस्त व्यस्त करने की प्लानिंग की बात भी कही है। आठ महीनों में दिल्ली की सीमाओं की यह तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर देश की संसद के बाहर भी देखने को मिल सकती है। अपनी मांगों पर अड़े आंदोलन जीवी अब मानसून सत्र में संसद कूच का प्लान बना रहे हैं, जिस पर देश की इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी आईबी ने सरकार को अलर्ट कर दिया है। बस से जाएंगे, किराया देकर जाएंगे और पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, वहां बैठेंगे। पार्लियामेंट में अंदर वो चलता रहेगा हाउस और हम बाहर बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट। आंदोलन का अधिकार संविधान हर नागरिक को देता है, लेकिन क्या अधिकार के नाम पर देश के लोकतंत्र को बंधक बनाने की इजाजत दी जा सकती है? किसान नेताओं के ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसी एक्शन में। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने आंदोलन से पहले एक खुफिया रिपोर्ट सरकार को दी है। खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आईबी ने अलर्ट किया है। दिल्ली में फिर से बड़े हंगामे के आसार जताए गए हैं। तैयार नहीं रहे तो हालात बिगड़ने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में किसी बड़े हंगामे की जानकारी दी गई है। 26 जनवरी जैसे हरकत दोहराने की बात भी कही गई। बैठक हुई जिसमें जो दिल्ली के सीपी हैं वो खुद मौजूद थे, उन्होंने ये मीटिंग ली है। उसके अलावा आईबी के बड़े अधिकारी उसमें मौजूद थे, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं वो सभी उसमें मौजूद थे। तो पूरी तैयारी जो है दिल्ली पुलिस द्वारा आईबी की इस इंफॉर्मेशन के बाद करी जा रही है कि किसी तरीके से कोई भी इस तरीके की घटना ना हो। आईबी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। साफ है कि दिल्ली में एक बार फिर से लाल किला जैसे हालात बनने नहीं दिए जा सकते। हर बार की तरह किसान नेता इस बार भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इनके दावों की हकीकत से दिल्ली एक बार दहल चुकी है। दिल्ली से अनुज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हमेशा आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं, जो उनके पार्टी के सोच के हिसाब से सही भी है, लेकिन यही बात इमरान खान भी करते हैं। तो देश में सवाल यह पूछा जा रहा है कि इमरान खान भी आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं और राहुल भी संघ की विचारधारा का विरोध करते हैं। आखिर दोनों की सोच में इतनी समानता क्यों है? नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। राहुल बोल रहे पाकिस्तान की भाषा। इमरान और राहुल की जुबानें कैसे? यार डर रहे हो तो बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो आरएसएस के लोग हैं।
उन्हें निडर लोग चाहिए। दूसरी पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो उनके हैं। फिर से सुनिए राहुल गांधी ने आज क्या कहा। यार डर रहे हो तो बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। तो राहुल गांधी को तो आपने सुन लिया, जिन्हें आरएसएस के विचारधारा से परेशानी है, लेकिन एक और जनाब हैं जो आरएसएस को अपना दुश्मन मानते हैं। तो अब आप सुनिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये बयान। इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या भारत और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। सुना आपने, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों आरएसएस को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की सोच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इतनी मेल क्यों खाती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी विरोध के चक्कर में विपक्ष देश विरोध की राजनीति करने लगा है? और सिर्फ राहुल गांधी क्यों, कांग्रेस और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो पाकिस्तान और आतंकियों से हमदर्दी जता चुके हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों से हमदर्दी जाहिर की थी और यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब ये कि माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये सिद्ध भी कर दिया। रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या तस्वीरें उभरती हैं? क्या आप इन तस्वीरों को देखकर यह कह सकते हैं कि यह भारत में बना एक रेलवे स्टेशन है? बेशक आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। यह है गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। स्टेशन में एक 5 स्टार होटल भी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेशन को देश को सौंपा और कहा कि देश आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है। 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती। आज देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज भारतीय रेल को दुनिया के आधुनिकतम नेटवर्क और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा में स्थान मिलता है। चकाचौंध कर देने वाले गांधीनगर रेलवे स्टेशन में कई खूबियां हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया है। 71 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन बनाया गया है। दिव्यांगों के लिए विशेष टिकट काउंटर का इंतजाम किया गया है। रैंप, लिफ्ट और स्पेशल पार्किंग की व्यवस्था है। आधुनिक थीम लाइटिंग से स्टेशन को सजाया गया है। स्टेशन में एक 5 स्टार होटल भी है। इन जैसी कई हाईटेक सुविधाओं से स्टेशन को लैस किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने आज गुजरात में नेचर पार्क, गुजरात साइंस सिटी, एक्वाटिक गैलरी और रोबोटिक्स गैलरी का भी उद्घाटन किया। यही नहीं, इसके अलावा पीएम ने वडनगर स्टेशन का भी कायाकल्प कर दिया है। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पीएम कभी चाय बेचा करते थे। इलेक्ट्रिफिकेशन जो किया गया है पूरे रूट में, उस तरह से भी जो इनॉग्रेशन किया जाएगा ये इसके लिए किया है जिससे कि वडनगर जो एक स्टेशन है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी एक मेजर रूट के अंदर आए। यही एक जो स्टेशन है जहां पे प्रधानमंत्री कहा करते हैं जब छोटे थे अपने पिता के टी स्टॉल पे काम करते थे, चाय की दुकान पे काम करते थे, वो इसी स्टेशन की बात करते हैं। साफ है कि प्रधानमंत्री का फोकस विकास के एजेंडे पर है। गुजरात में जल्द चुनाव भी होने वाले हैं, जहां विकास को ही मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।